हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विरोध कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और वास्तविक संख्या लेकर आए हैं अध्याय और प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हैं एनसीईआरटी की किताब से। और चलिए शुरुआत करेंगे प्रश्नावली की, लेकिन उससे पहले कुछ खास ज़रूरी चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुल मिला के जो प्रश्नावली 1.3 है, इसमें आपको सिद्ध करना होगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर 2 + √2, या फिर 2 √2 अपरिमेय संख्या है। बेसिकली दो प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। एक तो ये सिंगल पर्सन आएगा, अकेला व्यक्ति आएगा, या फिर अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा। और या फिर ये आएगा जिसमें दो लोग मिलकर रहेंगे, और मिश्र करणी इसे कहा जाएगा। इसे शुद्ध करणी कहा जाएगा, इसे मिश्र करणी कहा जाएगा। तो 2 लोग 2 प्रकार के सवाल बन के आएंगे। दोनों ही प्रकार के सवालों को हम हल करवाएंगे और अच्छे से बताएंगे कि क्या करना है इन प्रश्नों में, कैसे हल करना है। लेकिन उससे पहले कुछ 2 प्रकार के प्रमेय। एक पहला प्रमेय ये, जिसे कहेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, या फिर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। जो भी हो, सेंटेंस पे नहीं जाते, बात को समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कर सकती हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी उनको क्रम को ध्यान न दिया जाए फिर भी क्या होता है, वो अद्वितीय होता है। यानी कि उसके अलावा अन्य कोई उसका गुणनखंड नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। जो होगा फिक्स होगा, क्रम आगे पीछे कर सकते हो, बट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे जो लास्ट में लिखे हैं वो भी देख लीजिएगा। भाज्य या मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या मतलब भाज्य संख्या को कहा जाता है, भाज्य संख्या को ही मिश्रित संख्या कहा जाता है। ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 होता है 2 × 5। अब ये 2 × 5 लिखा जाए या फिर 5 × 2 लिखा जाए, रहेगा 10 ही। क्रम उलट पुलट दिया जा सकता है, पर संख्याएं ज़्यादा या कम नहीं की जा सकती। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता या फिर कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही होता है कुल मिला के यहाँ पे जो कहा गया है कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि क्रम को उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। यानी कि उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करोगे भैया, 24 को काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 की घातें कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं, गुणते 3 बन रही हैं। यहाँ पे आप चाहे तो 3 × 2 की घातें 3 कर सकते हो, करना चाहो तो क्रम उलट के लिख सकते हो चाहो तो, पर जो उनका अमाउंट है वो जितने संख्या में है वो नहीं बता सकते हो भैया। 2 कितनी बार है, 3 बार है, उसको उतनी ही बार लिखना है। 3 को 1 बार लिखना है, उतनी ही बार लिखना है, कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है अद्वितीय होना। बस ये सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो आपने ये प्रमेय समझ लिया। सो दोस्तों, जो अगला प्रमेय है महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसका प्रयोग हम आगे करेंगे जब √2 को हम सिद्ध करने लगेंगे। और बाकी ये किसी काम का नहीं, आपको ये करने के लिए लिखने के लिए नहीं आता है। पर प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए यदि p एक अभाज्य संख्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अगर इसको सरल शब्दों में समझना चाहेंगे तो मान लेते हैं कि कोई एक संख्या 2 है, वो अगर a² यानी कि किसी गिनती के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। यानी अगर 2 4 के वर्ग 16, 4 के वर्ग 16 को विभाजित करता है। 2 कौन है, 2 4 के वर्ग के 16 को भी विभाजित करता है, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। कुल मिला के आप यहाँ समझें, अगर p a² को विभाजित करता है, यानी p यानी ये वाली गिनती a² यानी 16 को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। p a को यानी कि a यानी कि 4 जिसका वर्ग 16 है, उस गिनती को भी p विभाजित यानी 2 उसको विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है। देखिए यहाँ पे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि हाँ भैया कि 2 अगर 16 को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है 4 को करेगा ही करेगा।
लेकिन जब अंकों में ABCD लिख करके आता है तब वहाँ पे मानने से आप इनकार कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो सरल शब्दों में समझेंगे कि P अभाज्य संख्या है, A एक धनात्मक पूर्णांक है, P 2 एक अभाज्य संख्या था, A और क्या था A यानी कि 4 एक धनात्मक पूर्णांक था। अगर P A स्क्वायर को विभाजित कर सकता है यानी 4 का वर्ग 16 है, P जो 2 है वो 16 को काट सकता है यानी P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा यानी कि 2 4 को भी विभाजित करेगा यानी कि काट देगा। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे हमने सिद्ध किया भी है और ये किताब से छापा ही है, वो आपको समझा दे रहे हैं बस, और कुछ विशेष बात नहीं है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन द्वारा A को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। A यानी वह संख्या, ठीक है, जिसको P विभाजित कर रहा है, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सरल सी बात है। माना कि A के अभाज्य गुणनखंड क्या है? A बराबर P1 P2 P3 Pn तक की संख्याएं हैं जिनको गुणा करने के बाद A प्राप्त होता है। A एक भाज्य संख्या है, एक बड़ी सी संख्या है, मिश्र संख्या है, जिसके अभाज्य गुणनखंड ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो आपके उसके अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। तब जहां पे P1 P2 P3 Pn तक जो गिनतियां हैं अभाज्य संख्याएं, सबके सब अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सब अलग अलग हो। कुछ मिल भी सकते हैं, कुछ अलग अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सब अलग अलग हो। अब A बराबर क्या हो गया? P1 P2 P3 Pn तक की संख्या का गुणनफल के बराबर हो गया। ये गुणनफल के बराबर हो गया। अब इसमें P है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब A का वर्ग किया जा सकता है क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए था। A का वर्ग किया जा सकता है तो इन संख्याओं को 2 बार लिख करके गुणा किया गया। वर्ग करने का मतलब 2 बार गुणा करना। जब इनका गुणा किया गया तो P1 स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सभी के साथ स्क्वायर लग गया। अब A स्क्वायर बराबर आपको इतना कुछ स्क्वायर मिल रहा है। अब फिर से वही आधारभूत प्रमेय के कथन के अनुसार, ठीक है, यह दिया गया है कि P अभाज्य है तथा A स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे लिखा गया है P अभाज्य है, यहाँ पे P अभाज्य कहा गया और A स्क्वायर को विभाजित करता है यानी A स्क्वायर के गुणनखंड में वो होगा। ठीक है, A स्क्वायर को विभाजित करता है अतः P A का एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण से A स्क्वायर के गुणनखंड में केवल इतने लोग उपस्थित हैं। ठीक है, वही गिनतियां 2 बार दिखाई दे रही हैं। घाते 2 का मतलब है वही गिनतियां 2 बार हैं, लेकिन अंक वही हैं। ठीक है, गिनतियां वही हैं, ये इतने लोग हैं, इसलिए P1 P2 P3 Pn जो भी गिनतियां उसमें से एक P भी होगा। एक बार को हमने ये देखा है कि P A स्क्वायर को विभाजित करता है यानी उसका गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, और A स्क्वायर के गुणनखंड में केवल हमको यही गिनतियां मिल रही हैं। घाते 2 हमने हटा दी है, इसलिए हटा दी है क्योंकि वो अंक हम महत्वपूर्ण है, अंक महत्वपूर्ण है ना कि उसकी घात। ठीक है, वो अंक अगर उपस्थित है तो उसकी घात भी वो उपस्थित होगी। तो A स्क्वायर के गुणनखंड में अगर ये केवल वो गिनतियां हैं तो इन्हीं में से एक P भी होगा। अब इन्हीं में से एक P भी है, इसका अर्थ है कि P A को विभाजित करता है। मतलब कि भैया P अगर इसके अंदर है, ठीक है, इनमें से कोई है, यहाँ पे हमने देखा था कि P इस प्रकार से है, अगर इनमें से कोई एक P है तो P A को भी काट देगा। इनमें से कोई एक P है तो P A को भी विभाजित करता है। इस प्रकार से P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे आपको इसका सरल तरीका समझाया कि इसका सही प्रयोग क्या है, और यहाँ पे उसका थ्योरेटिकल तरीका है जहाँ पे हमने प्रमेय को सिद्ध किया है। सो दोस्तों, जो अगला प्रमेय है वो है प्रमेय संख्या 2, √2 एक अपरिमेय है। यहाँ पे एक सवाल जो है, ये जो प्रश्न आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए जो प्रश्न आता है वही सीधा आपके लिए एक प्रमेय है। इस प्रमेय को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो इसके साथ 3, 5, 7 सब का लफड़ा खत्म हो जाएगा। एक साथ सब इसी पे आधारित है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है, वो हम सिद्ध करेंगे। फिलहाल प्रमेय अपरिमेय को जान लेते हैं। जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, प्रमेय और अपरिमेय।
उन दोनों के बारे में बताया था। प्रमेय जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो अप्रमेय होता है उनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 को अप्रमेय, ये अप्रमेय संख्या है, इसको बटे में नहीं लिखा जा सकता। कारण क्या है कि इसका मान 1.414 ये तो लगभग में होता है, बाकी आगे मिलता चला जाता है, ख़त्म नहीं होता है। ये इसलिए इसका अप्रमेय कहा जाता है, क्योंकि इसका बटे में लिखना संभव इसको नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखा जा सकता है। इस वजह से ये अप्रमेय संख्या है। और इसे अप्रमेय सिद्ध करने के लिए आइए काम को आगे बढ़ाते हैं और कैसे सिद्ध करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात तो शुरुआत यही पे होती है कि एक चीज़ मान लेते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है। शुरुआत यहीं से हो जाती है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और इसमें आगे भी लिखना है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q जो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 कोष्टक में डाल देंगे और लिख देंगे जिनका एक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस वही बात समझेंगे। यही शुरुआत है। शुरुआत में आपको ऐसे समझना, लिखना, यही सारी चीज़ें हैं। √2 एक परमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ऐसा आप लिखते हैं तो √2 बराबर P बटे Q के रूप में आप लिखने के सक्षम हो जाते हैं। जब आप ऐसा लिखते हैं तो जब भी आपको कहीं पे √ दिखाई देता है, √ को हटाने का सबसे आसान सा तरीका होता है दोनों पक्षों का वर्ग, अगर दोनों पक्ष हैं तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करते हैं तो √2 तो हट जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पर P² हो जाता है, P² हो जाता है। इसका जब तिरछा गुणा कराते हैं, इसका गुणा इधर हो जाता है, तो हमको P² बराबर मिल जाता है 2Q²। आप 2Q² को इधर भी लिख सकते हैं, P² को उधर भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 1 कह देंगे। ये क्या है? समीकरण 1 है। जब ये समीकरण 1 है तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि P² = 2 × Q² हो रहा है। 2 और Q का गुणा करने पर P मिल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि P² 2 से विभाज्य है। हमें पता क्या चल रहा है कि P² 2 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि उन दोनों के गुणनफल के बराबर ही है, तो विभाज्य होगा ही, सही सी बात है। अब अगर P² 2 से विभाज्य है तो भाई हमने जो प्रमेय 1 पढ़ा था, प्रमेय 1 के आधार पर या फिर प्रमेय 1 के अनुसार हमें मिल जाएगा P भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे इसका क्या कारण बन रहा है, हम आगे इधर की ओर लिख सकते हैं, जहाँ पे हम समीकरण लिखते आ रहे हैं वही लिख देंगे। प्रमेय 1 के अनुसार, ये सारा काम हमने प्रमेय 1 किया है। P² 2 से विभाज्य है, तो उससे हमें पता चलता है कि P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, P 2 से विभाज्य है तो P बराबर 2m मिल सकता है। ठीक है, P बराबर 2m, अर्थात P अगर 2 से कट जाएगा तो 2 का कुछ पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा तब कट जाएगा, तो मान लेते हैं m बार जाकर के कट जाएगा, तो यानी 2 और m का गुणा करने के बाद P के बराबर हो जाएगा, जहां m कोई पूर्णांक है। यहाँ पे m हमने इसलिए लिया क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर P 2 से कट सकता है तो 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ने के बाद P आएगा,
मान लेते हैं m बार पढ़ा, 2 का m बार पढ़ेंगे तो p आ जाएगा, तो 2 और m का गुणा p के बराबर हो जाएगा, तो p बराबर 2m मिल जाएगा। अब p बराबर 2m जो मिला है वो हमने जो समीकरण यहाँ पे लिया था उसी में इसको रख देंगे। तो अभी यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहीं पे अटकाने की कोशिश करेंगे हम। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p की जगह हमने 2m रख दिया, तो 2m रख दिया तो ऐसा कुछ मिल गया, और बराबर 2q स्क्वायर है, ये जो है 2q स्क्वायर है। p की जगह 2m रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 4m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2q स्क्वायर हो रहा है, 2q स्क्वायर, और 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें और बात को समझें तब आपको समझ में आएगा कि 2 और m स्क्वायर को गुणा करने पर q स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो q स्क्वायर है 2 से विभाज्य है, ठीक है, q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। अब इसका अर्थ ये भी बनता है कि q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। अगर q स्क्वायर 2 से कट जा रहा है तो q भी 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिल रहा था कि p 2 से विभाज्य है, यहाँ पे मिल रहा है q भी 2 से विभाज्य है, और हमने यहाँ पे इसको सहभाज्य पूर्णांक माना है, यानी 1 के अतिरिक्त उनका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे हमको ये मिल रहा है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कि अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमने शुरू में माना था। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परमीय संख्या है, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरमीय संख्या है। इतना समय लिखना होगा। हमें अगर √3 मिलता है तो वहाँ पे 2 की जगह 3 लिखते चले जाएंगे और पूरा काम खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमीय संख्या है। ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसा कि हमने √2 को हल किया था, लेकिन फिर भी चूँकि हम ये बना के रखे हैं पैटर्न की हर एक क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसे भी करना ही होगा। शुरुआत करेंगे लिखते हुए कि माना सभी प्रश्न √5 को हल करना है या फिर √2 या √3 सभी को माना ऐसे लिखना। माना √5 एक परमीय संख्या है। साधारण सी बात, माना √5 एक परमीय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना हमने मान लिया। मानने के बाद क्या हो जाएगा, √5 बराबर हम लिख देंगे p/q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, साधारण सी बात, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं, ताकि √ को हटाया जा सके। यहाँ पे 5 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 होता है, बराबर के उस पर ये हो जाएगा p²/q²। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 5 × q² बराबर p², इतना मिल जाएगा। और फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 p² को विभाजित करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि p² 5 से विभाज्य है, यानी कि उससे कट जाएगा। जब p² 5 से विभाज्य है तब
या फिर ऐसे लिख देंगे तब P भी 5 से विभाज्य है, ऐसा आप लिख देंगे। इसको समीकरण 1 बनाना हम भूल गए थे, बात समझेंगे। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर मिलता है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी 5 और क्यू का गुणा करने पर पी स्क्वायर मिल रहा है, तब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि भैया पी स्क्वायर का गुणनखंड के रूप में ये दोनों गिनती हैं, तो 5 से पी स्क्वायर कट जाएगा। पी स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो पी भी 5 से कट जाएगा। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमने जो प्रमेय 1 पढ़ा था, प्रमेय 1 से, ऐसा आप लिख देंगे। लिखने के बाद अब मुख्य बात ये है कि अगर P 5 से कट जाता है, P 5 से कट जाता है तो 5 का पहाड़ा कुछ टाइम पढ़ना होगा, तब जाके P कट जाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि P बराबर हो सकता है 5m, P बराबर 5m हो सकता है। ये क्यों लिया गया है भाई? समझो, अगर हम कहें कि 10 2 से कट जाएगा, ठीक है, 10 2 से कट जाएगा, तो 2 में किसी गिनती से गुणा करना होगा, तब जाके 10 के बराबर आएगा। P भी 5 से कट जाएगा, P भी 5 से कट जाएगा, तो 5 में किसी गिनती से गुणा करना होगा, तब जाके वो P के बराबर आएगा। जैसे कि 2 में किसी गिनती से गुणा करने पर वो 10 के बराबर आएगा, किससे? 5 से। ऐसे ही यहाँ पे हमको गिनती तो नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसकी जगह पे m की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो, ठीक है, कंपलसरी है कि वहां पे कुछ हो। यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो 5 की जगह 1 तो रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो होना तो चाहिए ही ना। इसी वजह से वहां पे 5 रखा गया, m रखा गया है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहां m एक पूर्णांक है, हम यहाँ पे पूर्णांक है अकेले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे m एक पूर्णांक है। अब m का जो वैल्यू, यहाँ पे जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे जो समीकरण था, जहाँ पे p दिखाई दे रहा है वहीं पर हम रख देंगे 5m, जहाँ पे p दिखाई दे रहा है वहीं पे 5m रख देंगे। ये तो अपना पास 5q स्क्वायर है बराबर यहाँ पे 5m होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 m स्क्वायर, यहाँ पे 5q स्क्वायर, 5 से काट देंगे, ये 5 5 25 हो जाएगा। और अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमको मिल गया था q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, q बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ से हमें देखने पे ये मिलता है कि 5 और m का गुणनफल, 5 और m स्क्वायर का गुणनफल q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमें पता चलता है कि 5, या फिर q स्क्वायर लिखते हैं, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो यहाँ पे लिखेंगे तब q भी 5 से विभाज्य है। बस काम खत्म हो गया। एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल चुका है कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे अतः p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, जो कि इस बात का विरोधाभास है, जो कि इस तथ्य या बात का तथ्य का विरोधाभास है कि P तथा Q का एकमात्र, या फिर P तथा Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य। आप यहाँ पे P और Q को सहअभाज्य लिखें, या फिर कह दें कि इनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। आप इन दोनों में कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, सहअभाज्य, बस इतना से लिख देना है। P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि वो दोनों संख्याएं कि p तथा q सहभाज्य हैं, अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बात खत्म होती है। आपने √2 को जब करते हुए देखा था तो उसमें कुछ चीज़ें कम ज़्यादा, उससे कुछ कम चीज़ें ही यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप इतना कम थोड़ा बहुत अगर लिख देते हैं कम तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब परफेक्टली सही है। सो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो बता दें कि √5 अकेले सिद्ध करना है तो थोड़ी सी बड़ी सवाल होती है, लेकिन जब उसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग करके कुछ भी आता है तब वो आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कम लिखना होता है। क्या कम लिखना होता है वो हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि मतलब प्रश्न बहुत आसान हो जाता है, और इस प्रकार के सारे प्रश्न एक जैसे ही जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, और वही सामान्य सी बात, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सभी प्रश्नों की शुरुआत अपरिमेय सिद्ध करने वालों की यहीं से होती है, और यहाँ पे लिखना पड़ता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q does not equal 0, ऐसा लिख दिया। और ये लिखने के बाद आपको लिखना है 3 + 2 √5 बराबर p/q, ऐसा लिख देना है। और इसमें जो मोटा मोटा काम हमें ये करना है, आपने पक्षांतर सीखा होगा, चीज़ों को पक्षांतर करना, इधर से उधर ले जाना। तो आपने जाना होगा कि अगर दो धनात्मक संख्याएं बराबर के उस पर जाने के बाद माइनस होती है, माइनस है तो प्लस होती है, गुणा है तो भाग होता है, अब भाग है तो गुणा हो जाता है, और बटे के ऊपर है तो बटे के नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं वो यही है, भाग और गुणा। मतलब ये आपने किया सीखा है, वही आपको यहाँ पे करना है। और उद्देश्य मुख्य रूप से ये होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो भी गिनती एक सिंगल पर्सन दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, उसको बराबर किस पार रहने दें, बाकी सारी गिनती को उधर भेज दें। बस इतना सा काम आपको करना है। तो हमने यहाँ पे 2 √5 को पहले यहीं पे रहने दिया और p/q - 3 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको √5 को यहीं रखना है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, √5 को यहीं रहने देते हैं, ये 2 को ऊपर से उधर नीचे भेज देते हैं, तो 1/2 हो जाता है, और p/q मतलब p/q - 3 ऐसा कुछ हो जाता है। और ऐसे में इसको थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा अच्छा सा लिख देना होगा। 2 से अंदर गुणा कराते हैं तो हमको 1/2 से अंदर गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे p/2q मिल जाता है, और यहाँ पे -3/2 मिल जाता है, 3/2 मिल जाता है। और अब हमें जो काम करना है वो बस ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, इतना हमको इधर मिल गया, इतना इधर मिल गया। ये चीज़ हमको क्या दिखाई दे रही है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p तथा q जो है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं क्योंकि उसके नीचे की लाइन है। देखिए, इसके बाद ही लिखना है, चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, तब ये जो हमको मिला है हिस्सा, ये वाला हिस्सा p/2q - 3/2 जो कुछ भी मिला है, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
बात समझने वाली बात इतनी छोटी सी है कि अगर यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है तो पूरा हिस्सा जो हमको मिला है वो एक परिमेय संख्या है, और इसको परिमेय संख्या हो जाने के बाद ये किसके बराबर है? √5 के बराबर। क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पे लिखेंगे तब √5 भी एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है कि भैया लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। और यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत वे सिंपल सी बातें हैं। यही हमको चीज़ें लिखनी है हर एक प्रश्न में, बाकायदा विधिवत आराम से फुर्सत से यही लिखना है हर एक प्रश्न में। और ये परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि तीन + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस बात खत्म हो गई। हर प्रश्न में आते जाते बैठे सोते खाते पीते हर एक प्रश्न में यही सब कुछ बातें हमको लिखनी है। तो तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं, उनको भी ऐसे हल करते हैं। सेम टू सेम बातें लिखी जाएंगी। और अब हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 को, जहाँ पे आपको ढेर सारे प्रश्न एक साथ मिल जाते हैं थोक भाव में। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यह हमसे कहा जा रहा है। पहला संख्या हम देख सकते हैं 1/√2 दिखाई दे रही है, दूसरा है 7/5 दिखाई दे रहा है, तीसरा है 6 + √2 दिखाई दे रहा है। और सभी प्रश्नों में आपको पता है कि वही प्रक्रिया अपनानी है जो अभी तक आपने पिछले सवाल में अपनाई थी, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के लिए हमको हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, जहाँ तक P तथा Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे तथा लिख देना चाहिए। ऐसा हो गया। अब इस गिनती को 1/√2 को बराबर कर दिया P/Q के, और हमने इसको उलट दिया। क्या किया? उलट दिया, ताकि √2 ऊपर आ जाए और यहाँ पे Q/ये P बन गया। Q/P बन गया। बस इतना सा काम यहाँ पे। √2 ऊपर अच्छा सा हल्का फुल्का सा प्यारा सा होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हमें करना होगा, ठीक है। ये कर सकते हैं, या फिर एक प्रयोग किया जाता है कि ऐसे ही रहने देते हैं। अंश और हर दोनों पक्षों के अंश और हर में √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, या फिर यहीं पे थोड़ा सा परिमेयीकरण कर लेते हैं।
1 बटे अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे p बटे क्यों दिखाई दे रहा है। यहाँ वाला नीचे वाली गिनती गुणा होकर के 2 हो जाएगी, ऊपर वाली गिनती अंडर रूट 2 हो जाएगी, बराबर p बटे क्यों दिखाई देगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बात को समझते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। हमने आपको एक बार ही बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट 2 बराबर क्यू अपॉन पी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लिखा गया है, लेकिन काम चल जाएगा। दूसरा काम हम ये कह रहे हैं कि इसके अंश व हर में अंडर रूट 2 से गुणा कर दो। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 9 में हमने पढ़ा है हर का परमेयीकरण कैसे किया जाता है, और उससे पहले भी आपने जब करनी पढ़ी थी कक्षा 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं तो थी, वहाँ पे आपने इसको परमेयीकरण करना सीखा था। तो हमने यहाँ पे अंश व हर में अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया, ये p बटे क्यों के बराबर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला 2 हो गया, ऊपर वाला अंडर रूट 2 हो गया, p बटे क्यों दिखाई दे रहा है, 2 से उधर गुणा करा दिया, तो अंडर रूट 2 बराबर 2p अपॉन क्यू मिल गया। ऐसा जो मिलता है तो इसके साथ जब कुछ गिनती दिखाई देती है तो ज़्यादा परफेक्ट अच्छा लगता है। ये वाला थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, हमें खुद ये कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कम लिखा गया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अच्छा लिखा रहा है, बड़ा होता है तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ मानना है। अब यहाँ पे ये देखने के बाद, ये लिखने और देखने के बाद हमें वही लिखना है कि चूँकि गलत हो गया, चूँकि p तथा q पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ पे जो मिला है दूसरा हिस्सा 2p तथा अपॉन q एक परमेय संख्या है। हर बार हम परमेय क्यों कहते रहे अगर वो पूर्णांक है, तो परमेय के बारे में आपने पढ़ा है कि जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और हमने यहाँ पे भी माना ना कि p और q पूर्णांक है। अगर वो गिनती पूर्णांक होती है, अंश व हर पूर्णांक है, तो परमेय संख्या है। 2 तो पूर्णांक है ही, p और q भी अगर पूर्णांक हो जाए तो पूर्णांक का गुणा 2 और p का गुणा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर परमेय होता है, यानी ये परमेय संख्या होगी। ऐसी स्थिति में ये पूरा एक परमेय संख्या होगी। अब ये जिसके बराबर है वो भी परमेय संख्या होना चाहेगी, अतः अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन हमने अभी परमेय सिद्ध किया था, लेकिन किंतु परंतु लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और अतः से पहले एक चीज यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट नहीं, जो मिला था 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा गोचा मोची हो गया, लेकिन आप मानिए कि अच्छा लिखा गया है। इतना लिख देने के बाद अब हम इसी पूरी हिंदी को दोबारा से हम नहीं लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप देखेंगे। अगर हमको इसको सिद्ध करना है तो हूबहू यही यहाँ पे 7 अंडर रूट 5 लिखा जाएगा और पूरा छापा जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये 7 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यों किया जाएगा। और हाँ, इस मामले में यहाँ पे इतना लंबा तो नहीं जाएगा, बस हमें यहाँ पे एक काम कर देना होगा कि अंडर रूट 5 बराबर p बटे 7 क्यों हो जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, इतना सा हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा चूँकि p और q पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे जो मिला था
इसमें से 2 हटाते हैं, यहाँ पे 7 लगाते हैं। P/7 एक परिमेय संख्या होगी, अतः ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः जो हमको दिया गया था 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म होती है। इतना सा आप कर देंगे, इस प्रश्न के लिए यही छाप देंगे, सही हो गया। इसके लिए आते हैं 6 + √2 के लिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है, Q ≠ 0। फिर यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाएगा 6 + √2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? √2 को यहीं पे रहने देंगे, 6 को उधर भेज देंगे, P/Q -6 हो जाएगा। थोड़ा सा हल करना चाहेंगे तो ये Q से उधर गुणा हो जाएगा, -6Q/Q ऐसा दिखाई देगा। ये बातें हो जाएंगी। फिर लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए ये जो हिस्सा यहाँ पे छापेंगे, क्या छापेंगे? P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 जो दिखाई दे रहा है उसके साथ में वो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः सिद्ध होता है कि यह जो लिखा है छाप देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इतना सा छापने के बाद आपका ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, शब्दों का यहाँ पे हेर फेर हो सकता है, कोई बात नहीं है, आप लिख दीजिए, बस काम खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। आई थिंक कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यहाँ पे केवल हमने शब्दों को लिखने से बचे हैं हम, और बाकी सवाल तो ये पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है। अच्छा, हर एक प्रश्न के लिए आपको ये पूरा जो चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा है, ठीक है, ये आपको बारी बारी उतारना पड़ेगा। पहले ये उतारिए, फिर इसको लिखिए, ये वाला हिस्सा इसके नीचे लिख दीजिए, काम खत्म होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।